हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करेंगे और इस वीडियो में पूरा चैप्टर 1 समाप्त भी कर देंगे। रीज़न ये है कि भाई 10 वाले का जो बोर्ड है वो बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं एकदम आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक चैप्टर को हम शुरू करेंगे और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, जिससे आपको जो बार बार वीडियो देखना पड़ता है वो नहीं देखना पड़ेगा। जैसे चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे तो चैप्टर 1, 1.1 और 1.2 जितने भी ऑप्शंस हैं या अनसॉल्व्ड में जो भी पूछे जाते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम सबको इस वीडियो में समाप्त कर देंगे, जिससे आपका चैप्टर 1 जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। भाई ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। बाकी एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाएंगे। और देखिए, अब हमारी पहली सवाल जो है, पहले हम कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। ऐसे ऑप्शंस वाली सवाल आपके पेपर में आएंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सब को हम लिखेंगे, उन सब को हम सॉल्व कराएंगे। आप एक एक चीज़ ध्यान से समझिए और एकदम आसान से आपको भी, जिससे आपका चैप्टर 1 जो है वो क्लियर हो जाएगा। भाई कह रहा है पहले में कि संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जब भी ऐसी सवाल आए तो कुछ ना करो भाई, लासा निकाल लो। अब 144 का क्या निकाल लेंगे, तो हम 144 का लासा निकाल लेंगे, तो 2 से कट जाएगा भाई, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर से 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। अब भाई देखिए, जब हमने इसका गुणनखंड करा तो हमारा 2 कितनी बार आया, तो भाई 1 2 3 4, 2 आपका 4 बार आया तो हमने लिख लिया 2 घात 4। 3 कितनी बार आया भाई, तो 3 2 बार आया तो हमने 3 घात 2 लिख दिया। अब यही 2 घात 4 गुणे 3 घात 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो भाई पहले में मिल गया, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। कुछ ना करिए, इसका जाके गुणनखंड निकाल लीजिए, गुणनखंड विधि से लासा कर लीजिए। जितनी बार 2 आए लिख लो, जितनी बार 3 आए लिख लो, और वही ऑप्शन आपका मिल जाएगा 4 में से 1, तो टिक मार दो। पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे में कह रहा है निम्न में अपरिमेय संख्या क्या है। तो भाई अपरिमेय में एक चीज जानते हैं, ये नहीं कि रूट वाली संख्या सब अपरिमेय होती है। जिसका वर्ग बन जाता है वो अपरिमेय नहीं होता है, तो जिसका वर्ग ना बने वही अपरिमेय होता है। तो रूट 5 भाई रूट 25 है, और 25 5 के स्क्वायर होता है, ये तो परिमेय हो गया। रूट 81 का भी वर्ग बनता है 9, तो ये भी परिमेय हो गया। 5/3 तो दिख रहा है p/q के रूप में है, तो ये भी परिमेय है। एक चीज और अपरिमेय पहचानने का नियम होता है भाई कि परिमेय और अपरिमेय के बीच में यदि जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ हो तो वो अपरिमेय होता है। यहाँ देखिए, ये परिमेय ये अपरिमेय बीच में प्लस है, तो ये आपका क्या माना जाएगा, अपरिमेय माना जाएगा। तीसरे में कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF मतलब मासा, HCF मतलब क्या होता है, मासा। यदि 65 और 117 के HCF को 65p - 117 के रूप में व्यक्त करें तो भाई p का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, एकदम आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करें भैया, तो 65 117 के HCF निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ HCF निकालने को कहा है। तो देखिए हम भाई भाग विधि से इसका HCF निकालते हैं, तो कितनी बार जाएगा हो, तो 65 दूना 130 हो जाएगी, एक बार जाएगा तो 65 एकम 65, 7 में 5 गया 2, 11 6 गया 5, फिर 52। अभी 65 चला आया नीचे क्योंकि कटा ही नहीं, तो 52 एकम भाई क्या हो जाएगा 52, 5 में 2 गया 3, 6 में 5 गया 1। फिर देखिए 52 अंदर आ गया, 13 चौके 52, खत्म कहानी। तो हमारा HCF जो है वो कितना आया, 13 आया। अब हमको कह रहा अगर इसको इसके रूप में व्यक्त किया जाए तो आपका मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हम ये लिख लेंगे 65p अब माइनस के 117। आई 65 और 117 का जो HCF आया है वो कितना है भाई, तो 65 और 117 का HCF हमारा 13 आया है, जिससे कट के शेष 0 हो जाए उसी को HCF यानी मासा कहते हैं। अब देखिए भाई, ये चर है ये अचर है, तो अचर के अचर के तरफ भेजो। यहाँ क्या कर रहा है भाई, चलो माइनस का 117 उधर, चलो 117 प्लस में हो गया, इक्वल के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, इसको जानते हैं हम लोग। फिर देखिए 65p 117 और 13 130 हो गया। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। अब 65 भाई गुणा में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 130 के नीचे चला आया तो भाग हो गया, 65 से काट लिया हमने, 2 बार में कट गया। तो p का मान हमारा कितना आया भाई, तो 2 आया। यही p का मान हमसे पूछा था कि p का मान कितना होगा, तो भाई p का मान 2 होगा, यहाँ हमारा मिल गया। ठीक है, हमने करा क्या, कह रहा है यदि 65 और 117 का HCF, पहले HCF कहा तो हमने इसका HCF निकाला तो भाई 13 आ गया। फिर कह रहा है 65p - 117 के रूप में व्यक्त करें तो p का मान क्या होगा,
इसके HCF को हमने 65 माइनस 117 में व्यक्त करा और HCF हमारा 13 आया था, लिख दिया। माइनस 117 अचर है, उधर भेजे प्लस में हो गया, और 65 बराबर 130, 65 गुणा में है, नीचे गया भाग हो गया, काट दिए हमने, पी का मान हमारा आ गया। ऐसे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे में कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, जहां a बराबर x घात 5 वाई स्क्वायर, b बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF a कॉमा b है। हमको HCF ज्ञात करना है भाई किसका, a और b का, और a और b का हमको मान पता है। तो यहाँ भाई देखो इसको एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमको पता है भाई, क्या पता है, तो हमको पता है a का मान कितना भाई, तो x की घात 5 y घात 5। फिर हमको b का मान भी पता है, कितना है, x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, x घात 5 और y स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ हमने y स्क्वायर कर लिया। x की घात 5 y स्क्वायर, x क्यूब और y क्यूब हमको पता है, तो हमें इसी का HCF निकालना है भाई, निकाल लेते हैं HCF। देखिए HCF a कॉमा b का HCF देखिए कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमारा a बराबर क्या है, तो a यहाँ x की घात 5 वाई स्क्वायर, यहाँ x क्यूब, यहाँ y स्क्वायर। तो इधर आके थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे x की घात 5 वाई स्क्वायर और x की घात 3 वाई क्यूब, ये हमारा भाई हमको पता है। तो HCF में एक नियम होता है, जो छोटी संख्या होती है जिसकी घात छोटी होती है उसको बाहर करते हैं, और जिसकी घात छोटी होती है उसको HCF में बाहर करते हैं, बड़ी घात वाले को LCM में करते हैं। तो x की घात 5 और x की घात 3 में किसकी घात छोटी है भाई, तो इन तीनों में छोटी घात हमारी x क्यूब है और इनमें छोटी घात y स्क्वायर है, तो यही हमारा HCF होगा। x घात 5 x घात 3 में कौन छोटा, तो भाई x क्यूब छोटा है, तो लिख लिए हमने। y स्क्वायर y क्यूब में कौन छोटा है भाई, तो y स्क्वायर छोटा है, तो यही हमारा HCF हो गया। x क्यूब और y स्क्वायर भाई किस ऑप्शन में मिल रहे हो, कहाँ गए, या है सी वाला मिल रहा है। कुछ और नहीं करना भाई, इसका HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब मासा वाले में लेकर घात छोटी होती है वही का लेते हैं HCF में। तो x घात 5 और x घात 3 में क्यूब वाला छोटा तो लिख लिया, y स्क्वायर y क्यूब में स्क्वायर वाला छोटा तो लिख लिया, काम खत्म, यही हमारा HCF हो गया, ठीक है। 22वें कह रहा दिया है मासा 99,153 का 9, लासा 99,153 का पूछ रहा है हमसे, 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं। तो इसको हम लासा उसा कुछ नहीं करेंगे, देखिए एक सूत्र लगा देते हैं, वही सूत्र लगा दीजिए, काम हो जाएगा। एक हमारा फॉर्मूला होता है भाई दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमारा एक फॉर्मूला होता है, अब बराबर में लिखा जाता है मासा गुणे लासा, चाहे मासा गुणे लासा कहो और चाहे लासा गुणे मासा कहो, नो प्रॉब्लम। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है, यही तो है दो संख्या, तो यहाँ लिख लिया 99 गुणे 153 बराबर मासा, यानी के दो जने मासा कितना है भाई, तो 9 आया है, 9 लिख ले। लासा पूछ रहा है तो लासा यहाँ हमने उतार दिया लासा। अब 9 गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, तो नीचे आए तो भाग हो जाएगा, ये देखिए 9 नीचे चला आया, बराबर में बच गया लासा। 9 से कट जाएगा ये, तो 9 से देखिए 9 एक कम 11 बार में कट गया, तो क्या आएगा हमारा 11 3 33 की 3 हासिल आया 3, 11 5 55 और 55 3 58 की 8 हासिल आया 5, 11 एकम 11 5 16, 1683 हमारा लासा आया, यही आंसर भी हो गया। किस ऑप्शन में 1683 है, तो डी वाले में है, लो इसको भी हमने टिक कर लिया। इसका निकाल, इसमें क्या करें, लासा निकालने कह रहा था, नॉर्मल लासा निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने दिमाग लगाया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा करा, दो संख्या पता थी 99,153 और मासा भी पता था इनका 9, लासा नहीं पता, मासा चला गया नीचे, लासा आ गया, गुणा कर दिए, ठीक है। अब आगे वाली भी देखते हैं। अब छठवें में कह रहा है भाई कि 23/2 की घात 3 गुणे 5 स्क्वायर का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो क्या होगा भाई, 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, शांत अशांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 23/2 का क्यूब आपका 8 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर एक चूर और सॉल्व कर ले तो भाई 25, देखिए 2 का क्यूब 8 और 5 का स्क्वायर 25 और 25 अट्ठे हमारा हो जाएगा कितना, तो 25 अट्ठे हो जाता है 200। अब पूछ रहा है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, तो कैसे होगा, तो यहाँ बताएंगे कि वहीं बता दे, बल्ला 23 लिए हमने और 200 को कर लिया बाहर, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 200 एकम तो 200 होगा भाई, 0 3 यहाँ उतर गया, फिर एक दशमलव लगाने के बाद एक चीज़ फ्री में मिल जाता है, और 200 एकम हमारा 200 हो गया,
फिर 0 0 3 में 2 गए 1 या 2 1 205 तो 1000, कहानी खत्म। शेष जब कट के 0 आ जाए तो उसे कहते हैं शांत। उसे क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? बिल्कुल शांत, चुपचाप एकदम, क्योंकि कट गया, कट के शेष 0 आ जाए तो शांत हो जाता है। फिर कह रहा सतुम धन पूर्णांक 6 + 5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा भाई? कह रहा 6a + 5 से पहले आने वाला धन पूर्णांक। अब इन दोनों में तो पूर्णांक यही है ना कि 6a है। पूर्णांक हमारा 5 है, 5 से पहले क्या आता है? 5 से पहले 4 आता है। यही टिक मार देंगे, कहानी खत्म कर देंगे। 6a + 5 से पहले आने वाला पूर्णांक क्या है भाई? 5 से पहले 4 ही आता है, तो 6a + 4 हो गया। फिर कह रहा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, अपरमेय संख्या, परमेय संख्या या पूर्ण संख्या? तो भाई बताए थे कि परमेय और अपरमेय के बीच में अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ हो तो वह परमेय होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, यार लिखा ही परमेय हो गया और ये आपका अपरमेय हो गया। इसके बीच में कह रहा अंतर, अंतर मतलब माइनस। कहा है ना भाई कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर, परमेय और अपरमेय का अंतर जब होगा तो इसे क्या कहेंगे? एक अपरमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ देखिए टिक मार दिया हमने, तो इसको भी कर लिया। अब आगे देखते हैं। नौवीं कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। अब भाई साहब जब भी ऐसे कहा है कि कैसे भाग करें या किससे, किस संख्या से, कह रहे हैं ना बड़ी बड़ी संख्या बताइए जिसमें विभाजित करें, किससे विभाजित करें तो शेष बचे। जो शेष बचे कहा है वह घटा लो, वही घटा के मासा निकाल लो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब कह रहा है ना कि प्रत्येक दशा में दोनों में शेष 5 बचना चाहिए। तो लो भाई हम इसको हल कर रहे हैं। दोनों में जब कह रहा है शेष 5 बचे चाहिए तो पहले दोनों में 5 के घटा लो। 245 में 5 घटाए तो भाई आ गया 240। फिर ऐसे 1037 में हमने 5 घटाया तो हमारा आ गया 1032। अब यह दोनों क्या करेंगे? मासा निकाल लेंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी। 240 यहाँ है और 1032 हमारा यहाँ है। भाई कई बार जाइए, 5 बार ज़्यादा चला जाएगा, 4 बार चलो। 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16 और 4 दूना 8 हवा 8 1 तो 9 हो गया। यहाँ 2, यहाँ 13 6 गया 7, ये तो कटिन गया। फिर देखिए 240 आ गया हमारा अंदर। अब कई बार जाएंगे तो 7 तियाँ 21, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलो। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 10 में 6 गया 4, 3 में 1 गया 2। अब यहाँ देखिए 72, 24 तियाँ 72 हो गया। कहानी हमने इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो 24 ही वो संख्या है हमारी जिसमें अगर हम 245 और 1037 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में शेष 5 बचेगा। आपका कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 24 किस ऑप्शन में है? तो 80 वाले में है, तो लगा दिया हमने। जितना कहा है कि जितने भी कहे कि शेष इतना बचे, पहले वह घटा लो, घटाए के बाद मासा कर लो, उत्तर आ जाएगा। फिर कह रहा था इसमें √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा? 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो कुछ नहीं, पहले गुणा कर लो फिर ऑप्शन बाद में देखेंगे। देखिए या भाई √2 है, यहाँ 2 - √2, इनका गुणनफल कहा यानी गुणा। तो 2 का गुणा √2 में 2 √2 और √2 का गुणा में √2 का √2 में करे तो भाई 2 हो गया, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, संख्या समान है। अब भाई एक परिमेय एक अपरिमेय, एक अपरिमेय एक परिमेय, बताए थे भाई कि अपरिमेय और परिमेय के बीच में या परिमेय और अपरिमेय के बीच में जोड़, घटाना, गुणा, भाग होगा तो वो हमेशा क्या माना जाएगा? तो वो हमारा हमेशा माना जाएगा अपरिमेय। तो इसका गुणनफल क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो जितने भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो उन सबको हमने समझाया, और अब हम चलते हैं सवाल वाले में। जितने भी ऑप्शंस वाले सवाल थे हमने उसको कर लिया है, ठीक है। अब सवाल में चलते हैं। 214 यहाँ 0, फिर 2 से कट गया तो 35 आ गया, फिर 5 से कट गया 7 बार में, 7 से कट गया 1 बार में। तो 144 का जो हमारा गुणनखंड आया वो क्या आया भाई? तो 2 2 बार आया तो यहाँ हमने लिख दिया। 5 1 बार आया तो वो भी लिख दिए, 7 1 बार आया वो भी लिख दिया। यही हमारा हो गया भाज्य गुणनखंड। अब एक हम इसको कर लेते हैं 5005 वाली। तो देखिए 5005 वाली कर लेते हैं। चौथा हम कर रहे हैं, दूसरा तीसरा आप करिएगा। तो चौथे को जब हम काटेंगे भाई तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर क्या 7 से कट जाएगा क्या भाई? 7 एकम 7 3, हाँ 7 से कट जाए,
7 एकम 7, 3 यहाँ गया, 7 चौक 28, 2 यहाँ गया, 7 तियाँ 21 हो गया। अब किससे कटेगा? तो केहू से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 यहाँ गया, 11 तियाँ 33, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो 5005 में क्या आया हमारा गुणनखंड का गुणनफल? तो 5 एक कई बार आया 5 घात 1, 7 एक बार आया 7 घात 1, 11 एक बार आया 11 घात 1, 13 एक बार आया 13 घात 1। तो यही हमारा गुणनफल है। तो हमने पहली में 4 ऑप्शन से 2 कर लिए, 2 आप करिए। अब आगे देखते हैं। दूसरी सवाल है हमारी, निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक आप करेंगे, एक हम करेंगे। तो मान लीजिए पहली हम चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला हमारा है 26 और 91, 26 और 91, इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आता है भाई, 26 यहाँ 91 यहाँ। जब 26 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 13 दूना 26, यानी 2 एक बार आएगा, 13 भी एक बार आएगा, और 91 में हमारा क्या आएगा? 13 सते 91 होता है। तो सबसे पहले 7 से कटेगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 13 से कट जाएगा, ठीक। तो इसका LCM क्या आएगा भाई? तो देखिए 26 और 91 का हमारा LCM आएगा। देखिए LCM क्या आएगा? LCM निकालने का एक नियम होता है, जो संख्याएं मिल रही होती हैं उसकी बड़ी घात लेते हैं, और जो ना मिला, जो नहीं मिलती है उसको उतार लेते हैं। 2 साथ में नहीं मिल रहा तो हमने 2 ले लिया, फिर 7 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 13 घात 1, 13 घात 1, 13 मिल रहा था, हमने इसको उतार लिया। अब 2 बार है तो हमने 1 बार उतार लिया। तो 7 दूना 14 आ गया हमारा, गुणे में 13, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 चौके 52 की 2 हासिल आया 5, 13 एकम 13 और 13 5 18। तो LCM हमारा 182 आया। HCF देखिए इसका क्या आएगा? तो 26 और 91 का HCF आएगा हमारा। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, HCF का मतलब होता है कि भाई जिसका जोड़ा बन रहा हो उसकी छोटी घात। लेकिन यहाँ ना 2 मिल रहा है ना 7 मिल रहा है, लेकिन 13 और 13 मिल रहा है। एक बार दोनों है तो 1 13 ले लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो LCM भी पता चल गया, HCF भी हमको पता चल गया। अब वही इसको हम चेक कर लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल वाला। हमसे कहा है भाई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो भाई 26 है और 91 है, इनका गुणनफल। HCF हमारा 13 आया है, हमने लिख लिया। LCM हमारा 182 आया है, इसको भी लिख लिए, ठीक है। अब देखिए अगर दोनों तरफ का मान बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे भाई सही है ये। तो गुणा करते हैं तो 26 एकम 26 की 6 हासिल आया 2, और 26 नवैया कितना होगा भाई? तो 9 छंग 54 की 4 हासिल आया 5, और 9 दूना 18, 5 23, 234 और 2 236 हो जाएगा हमारा इसमें। और यहाँ देखिए 13 दूना 26 की 6 हासिल आया 2, 13 8 104, और में 2 जोड़े तो 106, 13 एकम 13 10 23। तो दोनों तरफ का जो मान है वो हमारा बराबर आ गया। यही हमको चेक करने के लिए कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर आता है या नहीं। तो हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारा दोनों तरफ का मान बराबर आ गया। सेकेंड वाली आप लोग करेंगे। आज तीसरे में कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं। देखिए ये हमारा भाई कह रहा है एक मैदान है, और मैदान कैसा है भाई? वृत्ताकार। जब चारों तरफ रास्ता है तो मैदान भी हमारा वृत्ताकार होगा। तो ये देखिए कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ हैं, यानी यहीं से हमारा चारों तरफ क्या है भाई? रास्ता है। रास्ता कैसा है? तो रास्ता हमारा वृत्ताकार है, यानी वृत्त के आकार का गोला गोला है। कह रहे हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब ये कह रहा भाई कि मान लो अगर प्रिया यहाँ से अगर प्रिया निकल रही है, प्रिया यहाँ से निकल रही है, तो एक चक्कर इसको पूरा यहाँ घूमत एक चक्कर पूरा कंप्लीट करे में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में राहुल को 12 मिनट लगते हैं। और जबकि जब राहुल ये तेज भागता है,
राहुल जो है इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में केवल और केवल कितने मिनट लगाता है भाई? तो 12 मिनट लगाता है। कितने मिनट लगाता है? 12 मिनट। वैसे भी लड़कियों से तेज तो लड़के भागते हैं। सही कर रहा है। तो प्रिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा दे रही है, राहुल तो भाई 12 मिनट में कर दे रहा है कंप्लीट। हमसे पूछ रहा है माना वो एक साथ एक ही स्थान से एक ही समय, मान लो यहाँ दोनों जने आके इसी स्थान से प्रिया भी दौड़ना प्रारंभ करे, इसी स्थान से राहुल भी दौड़ना प्रारंभ करे, एक ही समय मान लीजिए 9 बजे से दोनों जने शुरू करें दौड़ना, एक ही टाइम पर दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। अब भाई ये नहीं कह कि दोनों साथे दौड़ता है तो साथे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब भाई साथे दौड़ेंगे तो राहुल तो भाई इसको 12 मिनट में पूरा चक्कर खत्म कर देगा। अब प्रिया को लगेगा 18 मिनट, यानी जब राहुल यहाँ पहुँचेगा एक चक्कर कंप्लीट करके 12 मिनट में, तब प्रिया यहाँ कहीं होंगी, क्योंकि प्रिया को 18 मिनट लगेगा। तो वही पूछ रहा है कितने चक्कर लगाने के बाद ये पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब भी ऐसी सवाल कहे तो तुरंत बिना सोचे बिना समझे, नहीं तो ऐसे समझ लो ना, 12 और 18 ऐसा पढ़ा है जिसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आती हैं, जैसे 12 3 36 और 18 दूना 36। 36 से क्या मतलब हुआ भाई? 36 से मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद ये दोनों जने मिलेंगे। लेकिन कैसे? देखा, राहुल 36 मिनट बाद जब ये दोनों मिलेंगे तो राहुल 3 चक्कर मार चुका होगा। 12 3 36, क्योंकि 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो जब ये 36 मिनट बाद मिलेंगे तो राहुल के 3 चक्कर कंप्लीट हो गया होगा, और प्रिया के 18 दूना 36, यानी प्रिया 2 चक्कर कंप्लीट करी होंगी। फिर कब मिलेंगे? तो फिर भाई ये मिले हुए तो इनका 72 पे मिलेंगे, यानी कि 72 मिनट के बाद मिलेंगे। कैसे भाई? अब देखिए, जब 72 मिनट के बाद मिलेंगे, हमसे पूछा कितने समय बाद, तो राहुल के 12 छंग 72, 6 चक्कर हो गया होगा। अब प्रिया के 18 चौक 72, 4 चक्कर हुआ होगा। तो जब भी ऐसे सवाल कहे तो हमेशा निकालेंगे लासा। देखिए लासा कर लेते हैं। कितना भाई? राहुल को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो राहुल को 12 मिनट, प्रिया को 18 मिनट। यहाँ लिख देंगे भाई प्रिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट प्रिया लगा रही है? तो 18 मिनट। फिर ऐसे यहाँ लिख देंगे राहुल को, सेम यही कॉपी कर लेंगे, राहुल को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर, पीछे वाला आप लिख लीजिए, समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, तो हमसे करा कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कुछ ना करो, इनका निकाल लो लासा। क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे भाई, क्या आएगा? 2 दूना 4 3 12, यानी 2 2 बार आएगा, 3 1 बार आएगा। ठीक है, 18 में क्या करेंगे? 2 3 6 3 18, 2 1 बार आएगा, 3 2 बार आएगा। ठीक, तो इनका जो लासा आएगा वो हमारा क्या आएगा? तो 12 और 18 का हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम हो आएगा। देखिए लासम क्या नियम है भाई? जो मिल रहा हो उसकी बड़ी घात, तो 2 घात 2 बड़ी है, लिख लिए। यहाँ भी 3 घात 1 और 3 घात 2 में बड़ी घात 3 का स्क्वायर है, लिख लिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, यानी यही हमारा आंसर हो गया। यानी ये लोग 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और जब 36 मिनट बाद मिलेंगे तो राहुल के 3 चक्कर हो चुका होगा और प्रिया के 2 चक्कर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथे में कह रहा है CF 306 657 का 9 दिया है, इसका मासा दिया है, इसी का लासा ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्या ये है हमारा 306 गुणे 657। HCF 9 हमको पता है, LCM निकालना है। 9 आपका गुणा में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर बच गया भाई LCM। ठीक है, काट लेते हैं। 9 3 27, 3 यहाँ गया, 9 चौक 36 कट गया, बचा हमारा 34 गुणे 657 बराबर में LCM। इसी को गुणा कर देंगे तो LCM ज्ञात हो जाएगा। देखिए 657 गुणे
34, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 छंग 24, 2 26 हो गया। फिर 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छंग 18, 1 19 हो गया। यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया भाई 22,338। यही क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, तो हमने एलसीएम निकाल लिया इसका। एचसीएफ हमको पता था, दो संख्याएं पता थी, एलसीएम वहां से ज्ञात कर लिया। अब 1.2 की सवाल देखते हैं। पांचवें में कह रहा सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमको सिद्ध करने का है तो सबसे पहले हम आपको एक आसान सा नियम बताते हैं। जब भी आपको ऐसे सवाल दे कि भाई सिद्ध करो कि ये अपरिमेय है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नियम करते हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि ये परिमेय है। हमने मान लिया, माना √5 क्या है भाई, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय क्यों माने अभी आपको हम समझाते हैं। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब एक आप परिमेय मान लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, √5 बराबर p/q, यानी परिमेय को हम जानते हैं भाई कि p/q के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ हमने लिख दिया, और क्या लिख दिया, जहाँ जहाँ p और q क्या है भाई, तो सह अभाज्य गुणनखंड है। सह अभाज्य, यहाँ देखिए गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड है तथा Q इज नॉट जीरो है। Q इज नॉट जीरो। अच्छा, इसको काहे माने, तो ध्यान से समझिए भाई। P जब हमने आप √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी p और q अगर केवल एक से विभाजित होगा भाई तो √5 एक परिमेय संख्या मानी जाएगी। अब कि अगर इसके अलावा किसी और से विभाजित हुआ तो भाई वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा अपरिमेय होगा। अपरिमेय ही हमको दिखाना है। तो √5 को हमने p/q के रूप में दिखा दिया, जहाँ p और q सहभाज्य गुणनखंड हैं। अगर ये p और ये q सॉल्व करने के बाद दोनों एक से विभाजित होंगे तब तो √5 आपका अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन एक के अलावा किसी और से विभाजित हुए तो भाई हमारा जो है, क्योंकि सहभाज्य गुणनखंड केवल और केवल एक से विभाजित हो सकता है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, एक के अलावा कुछ और होगा, तो हम क्या कह देंगे भाई हमारा √5 क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, सबसे पहले इनका दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो भाई वर्ग कर देते हैं तो √5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ p/q का स्क्वायर हो गया। √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, p² का p² बटे q का q स्क्वायर हो गया, तिर्यक गुणा हो गया p² कम p² हो गया, 5 का गुणा q में तो q² हो गया। अब 5 कहाँ चला आएगा भाई, तो 5 आ जाएगा नीचे, बराबर में q² हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण 1। यहाँ ध्यान दो भाई, हमने कहा था भाई कि p और q केवल एक ही इनके गुणनखंड होते हैं उभयनिष्ठ। अच्छा ये बताओ, जब भाई 5 यहाँ बटे में है ना, 5 अगर p² का काट रहा है तो जाहिर सी बात है भाई 5 p को भी काटेगा। जैसे यहाँ समझते हैं, 5 का स्क्वायर बटे 5 लिख दें। अब 5 का स्क्वायर, जब 5 के स्क्वायर को काटेगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, जब 5 से आपका 25 कट रहा है, ठीक है, तो 5 को भी तो काट सकता है, 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा। तो वही हमको यहाँ दिखाना भाई, हम क्या लिख देंगे, 5 अगर p² को काट रहा है तो 5 p को भी काटेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे यदि देखिए 5 p² को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा, 5 p को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है भाई, यदि वो आपके स्क्वायर को काट रहा है तो उस संख्या को भी काट देगा वो। तो जब 5 p² कट रहा है तो 5 p को भी काटेगा। तो यहाँ देखिए जब 5 p को काटेगा तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, p/5। अब भाई जब 5 p का काटेगा, जैसे 5 का 5 से काटे तो 1 आया था, तो इसको जब ये काटेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए हमने मान लिया t आ गया हमारा क्या आ गया हमारा, t आ गया। अब यहाँ t आ गया, देखिए फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे तो p का 1 में गुणा करें तो p हो गया, 5 × t आपका 5t हो गया। ये समीकरण 2 हो गया।
अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान किस में रखने पर भाई, तो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 यहाँ है हमारा, क्या है, तो वो है हमारा p² बटे में 5 अब बराबर में q²। p² p के जगह 5t है तो 5t का स्क्वायर हो गया बटे में 5 बराबर में q² हो गया। ठीक है, मार्कर देखिए 5t का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 5 पचम 25, t² बटे में 5 बराबर में q²। 5 से काट लिए, 5 पचम 25। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमारा बचा क्या भाई, तो 5t² बराबर q²। अब 5 कहाँ चला जाएगा, तो 5 चला जाएगा q² के नीचे। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन भाई मिल गया, ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब जब 5 q² को काट रहा है तो 5q को भी काटेगा। जैसे 5p² को काट रहा था तो 5q को भी, p² को भी काटा था तो p को, वैसे q² को काट रहा है तो q को भी काटेगा। अब यहाँ समझिए भाई, हम क्या, हमने तो पढ़ा था भाई कि p और q सहअभाज्य गुणनखंड है जो केवल 1 से विभाजित होगा, लेकिन यहाँ p और यहाँ q ये दोनों तो 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे चूंकि p और q दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं भाई, दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। किससे भाई, 5 से विभाजित हो रहे हैं ना, इसलिए हमारा p और q सहअभाज्य गुणनखंड तो होगा ही नहीं। p और q सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड नहीं होगा भाई। सहअभाज्य गुणनखंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि सहअभाज्य गुणनखंड के नियम है वो केवल 1 से विभाजित होता है, यहाँ 5 से दोनों विभाजित हो रहे हैं। तो जब ये नहीं होंगे तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे भाई कि ऐसा इसलिए हुआ है, कि ऐसा इसलिए हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमने, क्योंकि भाई हमने क्या करा था, हमने √5 को परिमेय मान लिया था, √5 को परिमेय संख्या मान लिया था। ऐसा इसलिए हुआ भाई, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या, जो कि गलत है, जो कि हमारा क्या है, गलत है। इसलिए भाई, इसलिए हमारा क्या होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे जो कि मान लिया था, इसलिए नई लाइन से भाई लिख लेना, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने बताया था अगर p और q के अगर जो गुणनखंड है p और q दोनों 1 से विभाजित होंगे तब तो परिमेय होगा, और 1 के अलावा किसी और से विभाजित होंगे तो √5 आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यही दिखाना था हमको। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको परिमेय माना p बटे q के रूप में, जहाँ p q सहअभाज्य गुणनखंड है। फिर हमने दोनों तरफ का स्क्वायर करा तो हमारा आ गया p² बटे 5q²। जब 5 से p² कटता है तो 5 से p भी कटेगा, यही हमने यहाँ लिखा सेम। फिर समीकरण 1 का मान रख दिया हमने 2 में, तो हमारा यहाँ सेम कंडीशन फिर आ गई, 5q² काटता है तो q को भी काटेगा, तो हमने इसका कारण भी लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे। अगर हम दिखा दे भाई कि दोनों तरफ, एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय है, तो अपरिमेय और परिमेय को एक दूसरे के बराबर दिखा दे तो हम भाई कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होते, इसलिए 2 माइनस √5 हमारा क्या है, वो हमारा है, वो हमारा है भाई अपरिमेय। माइनस का √5 उधर भेज देते हैं भाई। देखिए p बटे q प्लस में 2 इधर आया तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब माइनस में आपका √5 है, अब बराबर में q आपका लासा अगर हम करेंगे तो यहाँ बचेगा p माइनस में 2, p माइनस में
2 और यहाँ 1 करेंगे तो क्यू 1 कम क्यू 2 क्यू हो गया, ठीक है। तो p माइनस 2 क्यू और बटे में क्यू। अब यहाँ ध्यान समझिए, अगर हम इसका क्या कर लें, इसका हम निकाल लें भाई, माइनस को कर लें कॉमन। तो जब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो तो प्लस ही हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका कट गया। यहाँ क्या बचा भाई, √5 बराबर में 2, √5 और बराबर में 2 क्यू और माइनस में p और बटे में q। यहाँ देखिए √5 तो आपका अपरिमेय है, लेकिन ये 2 बटे में है, यहाँ p बटे q के रूप में ये है, तो ये p बटे q के रूप में है, और यहाँ ये माने ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो हम भाई सिंपल से लिख देंगे कि परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते। जब परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं तो इसलिए हमारा 2 माइनस √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते, और अपरिमेय संख्या कभी समान नहीं होता, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ भाई क्योंकि हमने क्या करा था, अपरिमेय को परिमेय नहीं होता, जब समान नहीं होता इसलिए 2 माइनस √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसको दिखा दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे सब हमने सॉल्व करा दिया, ठीक है। 1.1 1.2 मिक्स करके जितने भी अच्छे अच्छे सवाल थे हमने सॉल्व कराया। अब एक चीज़ आप भाई समझ लीजिए कि पेपर आपका फरवरी में होगा, डेट शीट भी आ गई है, तो भाई मन लगाकर पढ़ाई करिए। अभी भी आप यदि अब तक आपने पढ़ाई नहीं किया है तो अब मन लगाकर पढ़िए, नहीं तो एक चीज़ भाई सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसके रिजल्ट को देखने के लिए आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, गांव वाले, रिश्तेदार सब इंतज़ार करते हैं। यदि आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो भाई सब खुश हो जाएंगे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वही कहेंगे भाई कि पढ़ाई लिखाई तो कभी करता नहीं था, घूमना टहलना, तो जिससे आपका साल भी बर्बाद होगा। अगर भगवान ना करे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आप अच्छा ना आए, आप घूम कर ही पूरा साल बिता दें, पेपर भी ना अच्छा जाए, तो आपका साल तो बर्बाद होता ही है, जितनी फीस लगती है वो भी बर्बाद होता है, और इंसल्ट अलग से होती है। तो इसलिए भाई मन लगा कर पढ़ो। अभी से भी अगर अब से भी शुरुआत करोगे तब भी आप निकाल सकते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है। और एक एक वीडियो हम आपको हर एक चैप्टर का कंप्लीट पढ़ाएंगे, और आप लोग ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।